नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आपके YouTube चैनल एजुकेशन हब पे आपका स्वागत करता हूँ। यह सी टेट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का चैप्टर 11 जल, वायु, ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि का पार्ट 2 है। पार्ट 2 को अच्छे ढंग से समझने के लिए आप पार्ट 1 को अवश्य देखें तथा इस क्वेश्चन सीरीज को प्राप्त करने के लिए आप अपने टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपका पहला क्वेश्चन है, वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है बैरोमीटर, दूसरा है थर्मामीटर, तीसरा है सिस्मोग्राफ और चौथा है हाइग्रोमीटर। तो आइए चारों पर चर्चा करते हैं। बैरोमीटर से हम वायुदाब मापते हैं, थर्मामीटर से हम ताप को मापते हैं, सिस्मोग्राफ भूकंप मापी यंत्र है और आपका हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापी है। तो यहाँ पे पूछा था वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है, तो वायुदाब नापने वाले यंत्र को हम बैरोमीटर कहते हैं और इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका होता है ए। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा वायु वायुमंडलीय प्रदूषक अम्ल वर्षा का मुख्य कारक है। ऑप्शन है आपके SO2, दूसरा है H2S, तीसरा है SC1 और चौथा है N2। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। आइए इसे कुछ डिटेल के बारे में हम जानते हैं। अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन, वायु में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रस ऑक्साइड पानी के साथ मिलकर नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। जब H2SO4 और HNO3 के साथ पृथ्वी पर पानी के साथ ये आते हैं पृथ्वी पर, तो उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल वर्षा कहते हैं। और इसमें भी होता है जब वर्षा के जल का pH मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल वर्षा कहते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। पहला है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है N2O, तीसरा है CO कार्बन मोनोऑक्साइड और चौथा है CH4 मेथेन। तो यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बता दें, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो यहाँ पे सही होगा आपका सी। आइए ग्रीन हाउस गैस के बारे में हम थोड़ी चर्चा करते हैं। हरित गृह प्रभाव, जिसको हम लोग पृथ्वी का उष्मायन भी कहते हैं या ग्रीन हाउस प्रभाव भी कहते हैं, तो हरित गृह प्रभाव वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, यह मुख्य गैस है, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जल वाष्प की मात्रा बढ़ने से होता है और इससे पृथ्वी का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पृथ्वी का उष्मायन भी कह लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है। पहला है ओजोन एवं ऑक्सीजन, दूसरा है ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड एवं ओजोन और चौथा है आर्गन एवं ओजोन। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन और 1% में आपकी अन्य गैसें आती हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो गैसों का विस्तार लगभग 99% है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन आता है आपका बी, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन। आपका अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है। वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है। तो यहाँ पे ऑप्शन है समताप मंडल, दूसरा ओजोन मंडल, तीसरा आयन मंडल, चौथा है क्षोभ मंडल। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वायुमंडल में कुल 5 परतें हैं। पहला आपका क्षोभ मंडल, दूसरा आपका समताप मंडल, तीसरा आपका मध्य मंडल, चौथा है आपका आयन मंडल और पांचवा आपका बहिर्मंडल है। तो समताप मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है, तो आपका ऑप्शन सही होगा डी, क्षोभ मंडल। आइए इसके डायग्राम को हम देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है क्षोभ मंडल, जिसको हम लोग इंग्लिश में ट्रोपोस्फीयर भी कह लेते हैं। यहाँ पे भूमध्य रेखा से क्षोभ मंडल की ऊंचाई होती है 13 किलोमीटर और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और इसकी जो औसत ऊंचाई होती है वो होती है आपकी 13 किलोमीटर। देखिए यहाँ पे क्षोभ मंडल में वायुमंडल संबंधी घटनाएं सबसे ज़्यादा घनत्व, ग्रीन हाउस प्रभाव
और संवहनी मंडल भी के नाम से भी इसे जानते हैं। और उसके बाद आपका आता है समताप मंडल, जिसको हम लोग स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। तापमान समान होता है, मौसमी घटना इसमें नहीं होती है। यहाँ पे ही क्या होता है, समताप मंडल में आपका ओजोन परत होता है, जिसे हम लोग ओजोन लेयर कहते हैं। याद रखना है कि समताप मंडल में ही ओजोन लेयर होता है। और यह क्या कहता है, कार्बन से नुकसान इसको पहुंचता है। और यह हमारी रक्षा किससे करता है, पराबैंगनी किरणों से, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। उसके बाद आपका होता है मध्यमंडल। मध्यमंडल में क्या होता है आपका कि उल्का पिंडों का जलना क्या होता है, मध्यमंडल में होता है। देन उसके बाद होता है आपका आयन मंडल, जहाँ से रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं और जहाँ से दूर संचार हम सुगम बन पाता है, हमारा दूर संचार सुगम बन पाता है। और उसके बाद आता है वायुमंडल। वायुमंडल में क्या होते हैं आपके जितने भी सेटेलाइट्स होते हैं, सेटेलाइट्स कहाँ पे होते हैं, वायुमंडल में होते हैं। और वायुमंडल के बाद आपका अंतरिक्ष आता है। तो आई थिंक इस फिगर से आप अच्छे से चीज़ों को समझे होंगे। समताप मंडल को ट्रोपोस्फीयर, क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फीयर, समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर, मध्य मंडल को मेसोस्फीयर, आयन मंडल को आयनोस्फीयर और वायुमंडल को एक्सोस्फीयर के नाम से जानते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है। आपका है ट्रोपोस्फीयर, दूसरा है स्ट्रेटोस्फीयर, तीसरा मेसोस्फीयर, चौथा है आयनोस्फीयर। तो आपको जैसे मैंने बताया कि पृथ्वी का जो समताप मंडल होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। समताप मंडल जो होता है जिसे हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, और इसी स्ट्रेटोस्फीयर में क्या पड़ता है आपका ओजोन परत पाया जाता है, जिसको ओजोनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है, ओजोनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से आपका सही होगा बी, स्ट्रेटोस्फीयर। यहाँ पे पुनः फिगर है, उस यहाँ पे देख सकते हो स्ट्रेटोस्फीयर की, यहीं पे आपका ओजोन लेयर पाया जा रहा है, यहीं पे आपका ओजोन लेयर पाया जा रहा है समताप मंडल में। आपका अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में रंगों का क्रम है। पहला है आपका, तो यहाँ पे हम ऑप्शन नहीं पढ़ते, हम लोगों ने बचपन से याद कर रखा है, बैनी पिनाला करके या भिबग्योर करके। तो इस प्रकार से भिबग्योर से आता है कि इंद्रधनुष में आपका पहले बैगनी रंग रहता है, उसके बाद जामुनी रंग होता है, उसके बाद नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल होता है। तो यहाँ पे इंद्रधनुष में जो रंगों का क्रम है, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल है। और इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है डी। और इसको इस फिगर में भी आप अच्छे से देख सकते हो। और इसका ट्रिक भी आता है, कई बार पूछा है VIBGYOR, भिबग्योर। यहाँ पे सबसे पहले आपका बैगनी, फिर इसको इंडिगो, उसके बाद ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। यहाँ पे ये इनके क्रम होते हैं। अब तो है कि बंद कमरे में यदि कोई 3-4 घंटे तक के लिए कोयले की अंगीठी का प्रयोग करता है तो इसका खतरनाक प्रभाव होगा। पहला है, कमरे का तापमान असाधारण रूप से बढ़ जाएगा। दूसरा है, रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। तीसरा है, रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। और चौथा है आपका, रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाएगी। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से अधिक घुलनशील है। और जब बंद कमरे में 3-4 घंटे के लिए कोयले की अंगीठी का प्रयोग करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे शरीर में प्रवेश करता है और यह ऑक्सीजन को हमारे शरीर में बाधित करता है, और जिसके कारण व्यक्ति का दम घुटने से मृत्यु हो जाती है। और इसी कारण से कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस के नाम से भी जानते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा सी, रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। अगला है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का क्वथनांक कितने डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आपका पहला है 100 डिग्री, दूसरा है 80 डिग्री, तीसरा है 212 डिग्री और चौथा है 32 डिग्री। तो यहाँ पे एक होता है गलनांक, फिर होता है हिमांक, उसके बाद क्वथनांक। गलनांक मतलब आपका कि वह बर्फ से जल में बदलना, ठीक है, गलनांक बर्फ से जल में बदलना। यहाँ पे जल से जब जो बर्फ में बदला उसे हिमांक कहते हैं, और क्वथनांक जल के बॉइलिंग पॉइंट को हम कहते हैं क्वथनांक।
तो यहाँ पे नॉर्मल आपका होता है कि डिग्री सेंटीग्रेड में जल के बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बट यहीं पे फ़ारेनहाइट की बात करें तो फ़ारेनहाइट में जल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होगा सी। और इसके एक छोटे से डायग्राम को हम देखते हैं। तो यहाँ पे सेल्सियस पैमाना, सेल्सियस पैमाने पर पानी का हिमांक कितना होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। फ़ारेनहाइट पे आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हिमांक होता है, और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट भाप बिंदु क्वथनांक होता है। इसी क्वेश्चन को पूछा हुआ था। र्यूमर में 0 डिग्री र्यूमर होता है हिमांक, और 80 डिग्री र्यूमर आपका क्वथनांक होता है। केल्विन में 273.15 केल्विन हिमांक होता है तथा 373.15 केल्विन क्वथनांक होता है। रैकाइन में 492 रैकाइन हिमांक होता है तथा 672 रैकाइन क्वथनांक होता है। आगे चलते हैं कि पांचों पैमानों में आपसी संबंध क्या है। तो इस समीकरण को आप अच्छे से याद कर सकते हो। कई बार यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछा गया है कि C/5 इज इक्वल टू F-32/9 इज इक्वल टू K-273/9 इज इक्वल टू R/4 इज इक्वल टू RA-9/9। इस पैमाने को आप अच्छे से वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो, कई सारे एग्जामों में पूछा गया है। अगला है लोहे की छड़ को एक सिरे से गर्म करने पर उसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। इस प्रकार के पदार्थ को कहते हैं। आपका पहला है ऊष्मा का सुचालक, दूसरा है आपका ऊष्मा का अच्छा कुचालक, तीसरा है ऊष्मा का अर्धचालक, चौथा है हीटर। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ऊष्मा का संचरण 3 विधियों से होता है: चालन, संवहन और विकिरण। चालन, संवहन और विकिरण। ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन विधि से होता है, गैस और द्रव में संवहन विधि से होता है, और आपके निर्वात में विकिरण विधि से होता है। चालन विधि को मैंने बताया था कि इसमें 2 प्रकार की वस्तुएं होती है, एक चालक और एक कुचालक। जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण होता है उसे हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। जिसमें नहीं होता है उसे कुचालक कहते हैं। तो यहाँ पे वो क्या होगा, ऊष्मा का लोहा क्या है, ठोस है, और क्या है वह ऊष्मा का अच्छा सुचालक है। और इस प्रकार से सही ऑप्शन क्या होगा, आपका ए होगा। पुनः हम आपको कह रहे हैं कि पार्ट 1 के वीडियो को आप ज़रूर अच्छे से देखें, तभी पार्ट 2 और अच्छे से आप समझ पाएंगे। अगला है पृथ्वी उष्मायन का अर्थ है। पृथ्वी उष्मायन का अर्थ है, पहला है ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, दूसरा है समुद्र में ज्वार भाटा का आना, तीसरा है घने जंगलों से वायुमंडल की गैस उत्सर्जन, और चौथा है पवन ऊर्जा के कारण पृथ्वी के ताप में वृद्धि। तो मैंने बताया था ग्लोबल वार्मिंग, हरित गृह प्रभाव को ही हम क्या कहते हैं, पृथ्वी का उष्मायन कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, हरित गृह प्रभाव को ही हम पृथ्वी का उष्मायन कहते हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा ताप में वृद्धि। तो पृथ्वी का उष्मायन का अर्थ क्या है, ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका होगा ए। अगला क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का संक्षारित क्षरण होना कहलाता है। आपका पहला है डाई डिपोजिशन, दूसरा है स्टोन लेप्रोसी, तीसरा है एरोसॉल, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि अम्ल वर्षा के कारण विभिन्न ऐतिहासिक इमारतों के पत्थरों में क्षरण हो रहा है, जिसे हम लोग स्टोन लेप्रेसी या स्टोन लेप्रेसी के नाम से जानते हैं, स्टोन कैंसर के नाम से जानते हैं। और आइए इसके कुछ डिटेल के बारे में देखते हैं। अम्ल वर्षा भवनों इमारतों का रंग उड़ा देती है या फिर उन्हें गला देती है, इसे स्टोन कैंसर, मार्बल कैंसर या स्टोन लेप्रोसी कहते हैं। ताजमहल भी मार्बल कैंसर का शिकार हुआ था, जिसके कारण उसके आसपास के कारखाने बंद कर दिए गए हैं। आपका अगला क्वेश्चन है मिनीमाता रोग प्रदूषण जनित रोग है, जो परिणाम है, पहला है समुद्र में बिखरे तेल का, दूसरा है वायुमंडल में आर्सेनिक जमा होने का, तीसरा है औद्योगिक पारा अपशिष्टों को पानी में छोड़ने का, और चौथा है मनुष्य के कार्बनिक अपशिष्टों को पीने के पानी में छोड़ने का। तो मैंने आपको बताया था मिनी माता किससे होता है, आपका पारे के द्वारा होता है। मिनी माता रोग पारे के द्वारा होता है।
तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होगा औद्योगिक पारा अपशिष्टों को पानी में छोड़ने का, पानी में छोड़ने का। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका होगा सी। अगला है आपका कि भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई। भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई। आपका है केरल, दूसरा है आपका राजस्थान, तीसरा है आपका उत्तर प्रदेश, चौथा है आपका महाराष्ट्र, चौथा आपका है महाराष्ट्र। तो यहाँ पे आपका पानी पंचायत की बात करें तो यह शुरू हुआ था आपके महाराष्ट्र राज्य में। तो सही आपका ऑप्शन होता है डी। आपको कुछ अन्य जानकारी दे दें कि भारत में तरुण भारत संघ, तरुण भारत संघ, यह संस्था राजस्थान में कार्यरत है जो कि जल संरक्षण से संबंधित है। यह संस्था राजस्थान में है जो कि जल संरक्षण से संबंधित है। और भारत में जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध राजेंद्र प्रसाद भी इसी संस्था से कार्यरत हैं, इसी संस्था से संबंधित हैं। उसके बाद एक आता है आपका भीमा संघ, भीमा संघ, भीमा संघ। यह संस्था क्या है, बच्चों की संस्था है जो कर्नाटक के होलगुंडी गांव में कार्यरत है। कर्नाटक के होलगुंडी गांव में कार्यरत है और यह भी जल संरक्षण से संबंधित संस्था है। यह भी आपका जल संरक्षण से संबंधित संस्था है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन किरणों को रोकती है। पहला है अवरक्त किरणें, दूसरा है एक्स किरणें, तीसरा है पराबैंगनी किरणें और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें ओजोन परत जो होता है वह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकता है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकता है। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यह आपका ओजोन लेयर है और यहाँ पे यह पराबैंगनी किरण बनाया हुआ है जो कि ओजोन लेयर को आने से रोकती है, सॉरी जो कि पराबैंगनी किरणों को आने से ओजोन लेयर रोकती है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होगा सी। आपका अगला क्वेश्चन है भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय सर्वथा उचित है। पहला है आपका पारंपरिक फसलों को उगाया जाना, दूसरा है धान और गन्ने के उगाने का क्षेत्रफल बढ़ाया जाना, तीसरा है पाताल तोड़ कुओं को अधिक निर्माण किया जाना और चौथा है औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा सी, पाताल तोड़ कुएं का अधिक निर्माण करना। इसका मुख्य उद्देश्य होगा कि जितने अधिक हम कुएं बनाएंगे उतना अधिक जल संरक्षित होगा और यह जल वर्षा के जल को इकट्ठा करेगा और जिससे कि पृथ्वी के नीचे जो पानी का जल स्तर है उसको मेंटेन करता रहेगा और हमारे यहाँ जो पानी वेस्ट होता है वो पानी वेस्ट नहीं होगा और हमारे यहाँ पृथ्वी में के अंदर जो जल स्तर है वह सुधार होगा। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है सी, पाताल तोड़ कुओं को अधिक निर्माण किया जाना। अगला है भोपाल गैस त्रासदी गैस के कारण हुई। पहला है अमोनिया, दूसरा है मीथेन, तीसरा है मिथाइल साइनेट और चौथा है मिथाइल आइसोसाइनेट। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट की रिसाव हुआ था। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका है डी। आइए इसके बारे में डिटेल देखते हैं। यह घटना यूनियन कार्बाइड नामक कारखाने में 2 दिसंबर 1984 को घटित हुई। इस कांड में मिथाइल आइसोसाइनेट नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ जिससे 8000 से ज़्यादा लोग मारे गए और अनेक लोगों का श्वास और आँख संबंधित गंभीर बीमारी हो गई और बच्चों के में अजीबो गरीबो विकृतियाँ पैदा हो गईं। तो यह है मिथाइल आइसोसाइनेट। यहाँ पे आपको डेट के लिए क्लियर कर दें कि कहीं पे 2 दिसंबर की रात देता है और कहीं पे 3 दिसंबर की सुबह देता है, तो इससे क्लियर नहीं, लेकिन हाँ इस चीज़ को आप अच्छे से याद किए रहिएगा 1984, क्योंकि 2 दिसंबर की रात की बात करें तो यह सुबह 3 से 4 बजे की बात थी, तो यह 3 दिसंबर की सुबह हो सकता है और 2 दिसंबर की रात हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे डेट में कोई कन्फ्यूजन आप लोग न होइएगा, लेकिन सन को याद रखिए 1984 में हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनेट और यूनियन कार्बाइड नामक कारखाना था। अगला है वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है। आपका तापमंडल थर्मोस्फीयर, मध्यमंडल मीजोस्फीयर, क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फीयर और आयन मंडल आयनोस्फीयर।
तो यहाँ पर पूछा है कि वायुमंडल की सबसे ठंड परत कौन सी है। तो वायुमंडल की सबसे ठंड परत होती है मध्यमंडल, जहाँ पे -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान आपका होता है। और वायुमंडल की सबसे गर्म परत होती है आपका थर्मोस्फीयर, तापमंडल, जो कि आपके एक्सोस्फीयर में होता है। एक्सोस्फीयर में तापमंडल होता है, यह सबसे गर्म परत है। और मध्यमंडल सबसे ठंडी परत है। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा बी, मध्यमंडल। यहाँ पे इस स्टेटमेंट को आप देख सकते हैं कि इस मंडल का तापमान सबसे ज़्यादा ठंडा -100 डिग्री तक होता है, और इस मध्यमंडल में उल्का पिंड जलकर क्या होते हैं, राख होते हैं। अगला है कि किस से नदी प्रदूषण स्तर को मापा जाता है। किससे नदी प्रदूषण स्तर को मापा जाता है। तो पहला है एटीपी, दूसरा है एसटीपी, तीसरा है बीओडी और चौथा है डब्ल्यूपीएल। तो यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नदी के प्रदूषण स्तर को बीओडी में मापते हैं, बीओडी में मापते हैं। तो सही ऑप्शन आपका होगा सी। आइए इसके डिटेल को देखते हैं। नदियों का प्रदूषण स्तर बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड में मापा जाता है। बीओडी 5 का अर्थ है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज। बीओडी 5 का अर्थ है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज। अगला आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है। कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है। पहला है सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है आर्गन और चौथा है मीथेन। तो आपकी जानकारी है सल्फर डाइऑक्साइड जो आपकी अम्लीय वर्षा से संबंधित है, ऑक्सीजन और आर्गन, ऑक्सीजन से श्वास हम लेते हैं, आर्गन का कोई उपयोग नहीं है। और मीथेन जो है वह क्या है, आपका ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैस है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होगा डी, मीथेन। आइए इसके डिटेल को देखते हैं कि हरित गृह प्रभाव वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि मुख्य गैस है, सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करती है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जल वाष्प की मात्रा बढ़ाने से होता है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका गामा किरण, दूसरा है एक्स किरण, तीसरा आपका है परावैंगनी किरण और चौथा है आपका बीटा किरण। तो जैसा कि आपको पता है पृथ्वी पे पहुंचने से पहले ओजोन परत जो होती है परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होगा सी, परावैंगनी किरणें। अगला आपका विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। आपका पहला दिया है 22 मार्च, दूसरा 16 सितंबर, तीसरा 22 अप्रैल और चौथा 5 जून। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, सबसे पहले यहाँ पे होता है ना कि 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पे पूछा विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है समुद्र का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है। समुद्र का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है। पहला ऑप्शन आपका है 97.2%, दूसरा है 2.15%, तीसरा है 0.65% और चौथा है 0.0%। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होता है सी वाला कि समुद्र का 0.65% जल पीने योग्य है। अगला है बीओडी 5 का क्या अर्थ है। बीओडी 5 का क्या अर्थ है। तो आपके ऑप्शन है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 आवर, दूसरा है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज, तीसरा है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 मंथ और चौथा है आपका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 मिनट। तो मैंने बताया था कि बीओडी क्या है, नदियों के प्रदूषण का स्तर को, जल के प्रदूषण को मापता है। और यहाँ पे बीओडी का अर्थ है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और यहाँ पे 5 का अर्थ है इन 5 डेज। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज। तो आपका 24 का सही होता है बी। आपका अगला क्वेश्चन है हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी का कौन सा
हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है? आपका पहला ऑप्शन है यूवी रेडिएशन, यूवी का मतलब अल्ट्रा वायलेट परावैंगनी। दूसरा आपका है गामा रेडिएशन, तीसरा है आपका एक्स रेडिएशन और चौथा है इंफ्रारेड रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन। तो यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर इंफ्रारेड रेडिएशन होता है, इंफ्रारेड रेडिएशन होता है। तो आइए इन सभी रेडिएशनों के बारे में हम पढ़ते हैं। पहला है गामा रेस, एक्स गामा रेस। लेकिन इनकी तरंग दैर्घ्य 10⁻16 मीटर से 10⁻10 मीटर होता है। यहाँ पे बता दें कि इनका तरंग दैर्घ्य है और कई जगहों पे मीटर में लिखा होता है और कहीं पे माइक्रोमीटर में लिखा होता है और कई जगहों पे एनएम नैनोमीटर में लिखा होता है। तो उससे कंफ्यूज नहीं हो रहा है कि यहाँ पे 10⁻16 है और आप कुछ और पढ़ रहे हैं, तो उस पर जरूर देखिएगा कि यूनिट कौन सा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मीटर की यूनिट है कि इनकी तरंग दैर्घ्य लगभग 10⁻16 मीटर से 10⁻10 मीटर तक होता है। उच्च आवृत्ति का यह विकिरण नाभिकीय अभिक्रियाओं में उत्पन्न होता है और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? चिकित्सा में कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में गामा किरणों का हम प्रयोग करते हैं। अगला आपका एक्स किरणें, इनकी तरंग दैर्घ्य 10⁻13 मीटर से लेकर 10⁻18 मीटर तक होता है। इनकी चिकित्सीय उपयोगिता अधिक है। इन्हें नैदानिक साधन और उपचार दोनों में प्रयोग किया जाता है, किंतु एक्स किरणें सजीव ऊतकों तथा जीवों को हानि पहुंचाती हैं, अतः इनके अनावश्यक या अधिक एक्सपोज से बचना चाहिए। आपका अगला है अल्ट्रा वायलेट, जिसको हम लोग परावैंगनी तरंगे कहते हैं। यहाँ पे कि इनमें लगभग 6 × 10⁻10 मीटर से लेके 4 × 10⁻7 मीटर तरंगदैर्घ्य परास होता है। परावैंगनी विकिरण विशिष्ट लैंप एवं बहुत गर्म पिंडों से उत्पन्न होता है। अगला है परावैंगनी विकिरण को उसके तरंग दैर्घ्य के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट सी। ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ था कि कौन सी परावैंगनी किरण पृथ्वी पर आती है। तो अल्ट्रावायलेट ए, इनका तरंग दैर्घ्य क्या होता है? आपका 320 nm, nm मतलब नैनोमीटर, 320 nm से 400 nm तक होता है और यह पृथ्वी पर पहुंचती हैं, यह कोई हानि नहीं पहुंचाती हैं। दूसरा यूवी बी, अल्ट्रावायलेट बी, इनका तरंग दैर्घ्य होता है 280 nm से 320 nm। आंशिक रूप से ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, मतलब हल्का फुल्का ये आती है, पूर्ण रूप से आती नहीं है। और तीसरा आपका है अल्ट्रावायलेट सी, इनका तरंग दैर्घ्य होता है 100 नैनोमीटर से 280 नैनोमीटर। ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, अतः ओजोन के क्षरण के कारण यह पृथ्वी तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे हानिकारक क्या है? अल्ट्रावायलेट से यह पृथ्वी पर नहीं आता है और पृथ्वी पे आएगा जब ओजोन परत में छिद्र होगी, और ओजोन परत में जब छिद्र होगी तो यह परावैंगनी किरणें आते हैं और हमें चर्म रोग संबंधी बीमारियाँ होती है। अब देखते हैं कि अल्ट्रावायलेट किरणों का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। तो अल्ट्रावायलेट किरणों का जल शोधन, कीटाणु को नष्ट करने में और यूवी लैंपों को उपयोग करने में अल्ट्रावायलेट किरणों का, परावैंगनी किरणों का प्रयोग किया जाता है। आपका जो क्वेश्चन का आंसर है औरक्स किरणें, जिसको इंफ्रारेड वेव कहते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। औरक तरंगे दृश्य स्पेक्ट्रम की दीर्घ तरंग सिरों से संलग्नित होती हैं। औरक किरणों को कभी कभी उष्मा तरंगे भी कहा जाता है, क्योंकि अधिकांश पदार्थों में विद्यमान जल के अणु इंफ्रारेड वेव को तुरंत अवशोषित कर लेते हैं और पदार्थ गर्म हो जाता है। औरक विकिरण का पृथ्वी की गर्मी अर्थात मध्य ताप बनाए रखने में हरित गृह प्रभाव में, यही क्वेश्चन आपका पूछा था, हरित गृह प्रभाव में के द्वारा अहम भूमिका है। उपग्रहों में लगने वाले औरक संसूचक का उपयोग सैनिकों उद्देश्यों, नाइट विजन एवं फसलों की वृद्धि में किया जाता है। घरेलू उपकरणों जैसे टीवी के जो रिमोट होता है, आपने देखा होगा वहाँ से क्या निकलता है? औरक विकिरण निकलता है। तो टीवी के रिमोट में इसका बहुलता प्रयोग किया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दर्पण के उपयोग पर किसी दर्पण के उपयोग पर विचार कीजिए। पहला है आपका, इसका प्रयोग गाड़ियों के हेडलाइट में होता है। दूसरा, इसका प्रयोग दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में किया जाता है। तीसरा, इसका उपयोग आँख, कान, नाक और दांत के डॉक्टर करते हैं। आपका अगला है कि उपरोक्त उपयोग किस दर्पण से संबंधित है। उपरोक्त उपयोग किस दर्पण से संबंधित है? पहला आपका समतल, दूसरा है अवतल, तीसरा है उत्तल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे यह बात की जा रही है आपका
यह बात की जा रही है आपके अवतल दर्पण की। तो सही ऑप्शन आपका क्या होगा, अवतल दर्पण होगा। इसका उपयोग दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में इसका उपयोग आँख, कान, नाक, दांतों के डॉक्टर करते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट अवतल दर्पण के बारे में। आइए हम दर्पण के बारे में एक छोटी सी नज़र डालते हैं। मैं आपसे बता दूं, यहाँ पे हम दर्पण की बात कर रहे हैं, न कि लेंस की बात कर रहे हैं। दर्पण की हम बात कर रहे हैं। तो दर्पण वह सतह जो चिकनी, चमकदार और परावर्तक हो, दर्पण कहलाती है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण जिसे आईना कहते हैं, और दूसरा गोलीय दर्पण। समतल दर्पण शीशा या आईना, इसका परावर्तक सतह समतल होता है। समतल दर्पण का उपयोग आईना, बहुरूपदर्शी, परिदर्शी, पेरिस्कोप आदि में किया जाता है। आईना छोटा हो या बड़ा, प्रतिबिंब वस्तु के आकार की साइज के समान ही बनता है। आईने में हमारा बायां हाथ दाएं साइड दिखाई देता है और दायां हाथ बाएं, अर्थात जब हम आईने में देखते हैं तो हमारा हाथ की अदला बदली हो जाती है। इसे पार्श्व परिवर्तन भी कहते हैं। इसलिए रोगियों के वाहन पर एम्बुलेंस उल्टा लिख दिया जाता है, ताकि इनके आगे आने वाले वाहन का पीछे का दृश्य दिखने वाली दर्पण को ठीक से दिखाई दे। अगला आपका होता है गोलीय दर्पण। इस दर्पण में परावर्तित सतह गोली होता है। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण जिसको अपसारी कहते हैं, और दूसरा उत्तल दर्पण जिसको अभिसारी कहते हैं। अवतल दर्पण, अपसारी, इसका उपयोग आँख, कान, नाक के डॉक्टरों द्वारा किया जाता है। हम आपको पुनः बता दें, हम दर्पण की बात कर रहे हैं, न कि लेंस की बात कर रहे हैं। दूसरा है, इसका उपयोग दांतों के डॉक्टर भी करते हैं। इसका उपयोग दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग गाड़ियों की हेडलाइट में भी होता है। उत्तल दर्पण आपका, जिसे अभिसारी दर्पण कहते हैं, इसका उपयोग गाड़ियों की साइड वाले मिरर में होता है। इसका प्रयोग मेट्रो स्टेशन पर, दुकानों आदि बड़े क्षेत्रों को देखने के लिए किया जाता है। तो ये रहा आपके दर्पण के बारे में छोटी सी जानकारी। आगे आपका है कि प्रकाश का परावर्तन, रात में तारों का टिमटिमाने का कारण क्या है। तो पहला आपका प्रकाश का परावर्तन, दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन, और तीसरा है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और चौथा है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो आपने पता होना चाहिए कि रात में तारों के टिमटिमाने का कारण है आपका प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन ही रात में तारों का टिमटिमाने का कारण है। अन्य सारे के एक एक एग्जाम्पल को हम देखते हैं यहाँ पर। तो आता है आपका प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन जो होता है, यहाँ पे आपका तारों का टिमटिमाना जो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। हीरे का चमकना ये आपका क्या है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। मृग मरीचिका का भी बनना है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। हम जो स्पेक्ट्रम से एक श्वेत प्रकाश गुजार के 7 रंग निकालते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और यहाँ पे आपका प्रकाश का अपवर्तन पूछा था, तो तारों का टिमटिमाना क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। और प्रकाश के परावर्तन के कारण ही इंद्रधनुष का दिखाई देना होता है, प्रकाश का परावर्तन। तो यहाँ पे लगभग जितनी भी वस्तु हम देख पाते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कारण ही देख पाते हैं, क्योंकि जब तक वहाँ से वस्तु रिफ्लेक्ट होके आएगी नहीं, प्रकाश रिफ्लेक्ट होके आएगा नहीं, तो हम किसी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे हालांकि क्वेश्चन तारों का टिमटिमाना पूछा था, तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, वर्ण विक्षेपण में श्वेत प्रकाश कितने रंगों में विभाजित हो जाता है। पहला है 4, दूसरा 5, तीसरा है 7, चौथा है 9। तो यहाँ पे मैंने बताया था वर्ण विक्षेपण में आपका श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसे हम लोग बैनी पिनाला के नाम से, विबग्योर के नाम से जानते हैं। VIGBGOR होता है, ठीक है, VIB विबग्योर। तो यहाँ पे हम यहाँ पे देखते हैं कि श्वेत रंग कितने पार्टों में डिवाइड हो जाता है, आपका 7 भागों में डिवाइड हो जाता है। अगला आपका कि निम्न में से कौन सी घटना प्रकाश प्रकीर्णन के कारण होती है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होती है। पहला आपका कि उगते और डूबते समय सूर्य का लाल दिखाई देना, उगते और डूबते समय। दूसरा है दोपहर के समय सूर्य का सफ़ेद दिखाई देना। और तीसरा है आपका ए और बी। और चौथा है आपका दोनों में से कोई नहीं।
तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना प्रकाश का प्रकीर्णन की घटना है। इनका आसमान का नीला दिखाई देना प्रकाश की प्रकीर्णन की घटना है। और प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन ने किया था, भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन ने किया था, और जिनके इस आविष्कार के लिए इन्हें वर्ष 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो इसलिए और यह इन्होंने खोज किया था सीवी रमन ने, और इसके खोज के लिए 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया, और यह पहले भारतीय व्यक्ति थे जिन्हें भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इस कारण से यहाँ पे आपका होगा कि किस घटना का कारण होता है, तो आपका सी वाला होगा, ए और बी दोनों कि आपका उगते डूबते सूर्य का लाल दिखाई देना, दोपहर के समय सूर्य का सफ़ेद दिखाई देना, आसमान का नीला दिखाई देना, ये सभी के सभी किसके रूप में प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ये सारी घटनाएं होती हैं। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है सी। अगला है इंद्रधनुष में बैगनी और जामुनी के बाद कौन सा रंग होता है। इंद्रधनुष में बैगनी और जामुनी के बाद कौन सा रंग होता है, तो आपको मैंने ट्रिक बताया था VIBGYOR। बैगनी को आपको वायलेट कह लेते हैं, उसके बाद इंडिगो कहते हैं, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, और से ऑरेंज, आर से रेड। तो यहाँ पे पूछा है बैगनी और जामुनी, मतलब वायलेट और इंडिगो के द्वारा बाद आपका क्या आता है, ब्लू आता है, आपका नीला आता है। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन क्या होगा, ए, कि बैगनी और जामुनी के बाद आपका नीला रंग आता है। अगला आपका है कि ध्वनि आवृत्ति की इकाई है। पहला ऑप्शन है डेसिबल, दूसरा है हर्ट्ज, तीसरा है मैक संख्या, और चौथा है बार। तो पहले चारों ऑप्शन पे चर्चा कर लेते हैं। ध्वनि की आवृत्ति, ध्वनि की जो आपका तीव्रता होता है, ध्वनि की जो आवृत्ति ध्वनि की जो तीव्रता होती है उसे हम मापते हैं डेसीबल में। ध्वनि की तीव्रता जो होती है उसे डेसीबल में मापते हैं, और आवृत्ति को हर्ट्ज में मापते हैं। और आपने सुना होगा वायुयान की गति को, वायुयान किसी माध्यम में वायुयान की गति को किस में मापते हैं, मैक संख्या में मापते हैं। और वायुमंडलीय दाब को किस में मापते हैं, बार में मापते हैं, वायुमंडलीय दाब को बार में मापते हैं। तो यहाँ पे पूछा है ध्वनि आवृत्ति की इकाई है, ध्वनि आवृत्ति, तो ध्वनि आवृत्ति किसकी इकाई है, आपका हर्ट्ज की इकाई है। ध्वनि आवृत्ति किसकी इकाई है, हर्ट्ज की है। और डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई है। मैक संख्या वायुयान की गति मापने की जाती है, और बार क्या है, वायुमंडलीय दाब को मापने में किया जाता है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होगा बी, हर्ट्ज। अगला है सामान्य बातचीत। अगला है आपका सामान्य बातचीत की तीव्रता होती है आपका 10 डेसिबल, दूसरा है 30 डेसिबल, तीसरा है आपका 60 डेसिबल, और चौथा है 80 डेसिबल। तो यहाँ पे सामान्य बातचीत की तीव्रता जो होती है वह आपकी होती है 30 डेसिबल। सामान्य बातचीत की तीव्रता जो होती है 30 डेसिबल होती है। कुछ अन्य ध्वनि के स्रोत हैं और उनके तीव्रता को हम देखते हैं। तो यहाँ पे वही पूछा है, साधारण बातचीत की जो तीव्रता होती है 30 से 40 डेसिबल होती है। सायरन की जो होती है 110 से 120 डेसिबल होती है। जोर से बातचीत का 50 से 60 डेसिबल होता है। जेट विमान का जो होता है 140 से 150 डेसिबल होता है। विद्युत मोटर का 110 डेसिबल होता है। और यंत्र कल कारखानों का 110 से 120 डेसिबल होता है ध्वनि की तीव्रता। अगला है महिलाओं की आवाज़ पतली होती है क्योंकि उनकी ध्वनि की तीव्रता ज़्यादा होती है, उनकी ध्वनि का तारत्व ज़्यादा होता है, दूसरा है उनकी ध्वनि की गुणता ज़्यादा होती है, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन है उनके ध्वनि का तारत्व ज़्यादा होता है, ध्वनि का तारत्व ज़्यादा होता है जिनके कारण उनकी आवाज़ें पतली होती है। आइए थोड़ा सा इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे आप पढ़ते हैं ध्वनि के अभिलक्षण। ध्वनि के जो अभिलक्षण होते हैं वह टोटल 3 होते हैं अभिलक्षण। पहला होता है आपका तीव्रता। पहला आपका तीव्रता होता है कि किसी एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। और ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या, आपका डेसीबल है। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक डेसीबल है। दूसरा होता है तारत्व। दूसरा आपका ध्वनि का अभिलक्षण होता है तारत्व।
तो किसी ध्वनि की आवृत्ति को मस्तिष्क पर किस प्रकार से अनुभव करता है उसे तारत्व कहते हैं, और तारत्व के कारण ही ध्वनि को मोटा अथवा तीक्ष्ण कहा जा सकता है। तारत्व ज़्यादा होने पर पुरुषों की आवाज़ की तुलना में महिलाओं की आवाज़ और बच्चों की आवाज़ क्या होती है, पतली होती है। तारत्व ज़्यादा होने के कारण पुरुषों की आवाज़ की तुलना में महिलाओं और बच्चों की आवाज़ पतली होती है। और तीसरा अभिलक्षण होता है आपका गुणता। गुणता, देखो यहाँ पे गुणता क्या है कि गुणता के कारण ही हम अपने परिचितों की आवाज़ों को पहचान पाते हैं। जैसे कि हमें किसी ने फ़ोन किया अननोन नंबर से, यदि वो अपरिचय है तो हम उसकी आवाज़ को ही सुनकर पहचान लेते हैं कि यह फला व्यक्ति बोल रहा है। तो इसे हम ध्वनि का तीसरा अभिलक्षण गुणता कहते हैं। तो यह ध्वनि के 3 अभिलक्षण होते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि महिलाओं की आवाज़ पतली क्यों होती है, तो क्या होता है उनकी ध्वनि का तारत्व ज़्यादा होता है। ध्वनि का तारत्व यहाँ पे होता है कि शेर की दाढ़ और मच्छर की भिनभिनाहट में किसका तारत्व अधिक है, तो मच्छर की भिनभिनाहट का तारत्व अधिक है, क्योंकि उसकी आवाज़ पतली है। तो ध्वनि का मोटा और पतला होना तारत्व के कारण ध्वनि की तीव्रता आपका तेज सुनाई देना या ध्वनि की जो स्पीड होती है वो आपके तीव्रता में आता है, और हम अपने परिचितों की आवाज़ केवल उनको सुन के, उनकी आवाज़ को सुन के पहचान लेते हैं। इसे हम ध्वनि का तीसरा अभिलक्षण गुणता कहते हैं। अगला आपका होता है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए। प्रतिध्वनि सुनने के लिए कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए। तो आपका पहला ऑप्शन है 10 मीटर, दूसरा है 15 मीटर, तीसरा है 17 मीटर और चौथा है आपका 21 मीटर। चौथा आपका है 21 मीटर। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि वायु में ध्वनि की चाल आपने पढ़ा होगा 332 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है, जो कि 0 डिग्री टेम्परेचर पर हर एक जगहों पर यह संभव नहीं है। तो इसलिए जब हम कोई मैथमेटिकल या जब कोई फिजिक्स के क्वेश्चंस को लगाते हैं तो हम लेते हैं कि वायु में ध्वनि की चाल को 346 मीटर प्रति सेकेंड, 346 मीटर प्रति सेकेंड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल वायु में 346 मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब ये चीज़ पता है आपको कि वायु में ध्वनि की चाल कितनी हो गई, 346 मीटर प्रति सेकेंड। और यहाँ पे होता है कि हमारे मस्तिष्क पर ध्वनि का संवेदना लगभग 1/10 सेकेंड तक रहता है। कि कोई भी आवाज़ हमारे मस्तिष्क पर 1/10 सेकेंड तक टिकी रहती है, उसके बाद उसे हमें सुन पाते हैं और उसके बाद अगली आवाज़ को हम सुन पाते हैं। तो 1/10 सेकेंड तक रहती है। तो इसको हम 0.1 लिख सकते हैं, या यहाँ पे कर सकते हैं कि 346/10 इज इक्वल टू 346.6। और उसके बाद यहाँ पे प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि किसे कहते हैं, ध्वनि के परावर्तन के कारण मूल ध्वनि के कुछ क्षणों बाद जो सुनाई देने वाली ध्वनि होती है उसे हम प्रतिध्वनि कहते हैं। मतलब ध्वनि परावर्तन के बाद मूल ध्वनि जो परावर्तित होती है उसके कुछ क्षणों बाद जो ध्वनि हमें सुनाई देती है परावर्तन होने के बाद, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं। तो यहाँ पे ये आपका हो गया कि इसे 10 से डिवाइड किए और वो 34.6 हो गया। तो एक बार ध्वनि जाएगा और उसके बाद आएगा, तो प्रतिध्वनि को निकालने के लिए हम बाई 2 से डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद 70.3 हमारा आता है, 70.3 मीटर आता है। तो मतलब यहाँ पे प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, 17.3 मीटर। तो यहाँ पे सबसे सही ऑप्शन आपका दिख रहा है सी वाला, 17 मीटर। तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए, तो आपका 17 मीटर होना चाहिए। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से जीव अपश्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं, अपश्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं। पहला है गैंडा, दूसरा है हाथी, तीसरा है आपका व्हेल और चौथा है शबी। चौथा आपका आता है शबी। तो आपको बता दें कि तरंगे जो होती हैं, यांत्रिक तरंगे जो होती हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार, जो ध्वनि तरंगे होती है वह 3 प्रकार की होती हैं। और ध्वनि तरंग क्या है, आपकी यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि तरंग जो है वह यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग है और यह 3 प्रकार की होती हैं। अपश्रव्य तरंगे, वे तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है और इसे मनुष्य नहीं सुन सकते हैं। और दूसरा आपका होता है श्रव्य तरंगे, जिनकी आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, इसे मनुष्य सुन सकते हैं। और तीसरा होता है पराश्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे,
जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, इसे हम क्या कहते हैं, पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। तो अब यहाँ पे पूछा है कि कौन से जीव अपश्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं, तो यहाँ पे व्हेल जो है वह अपश्रव्य तरंग, सॉरी, यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन है सभी, ये सभी जो जीव जंतु हैं वह क्या करते हैं, अपश्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं, अपश्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं। तो ये आज के लिए बस इतना ही। पार्ट 3 आपके 48 घंटों बाद आपके यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे अपलोड कर दिया जाएगा, और इस क्वेश्चन सीरीज को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। 48 घंटों के बाद इसका पार्ट 3 आएगा, इसका पार्ट 3 48 घंटों के बाद आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।